हाय एवरीवन। भाड़ में गया यार। हाय 27 को तुम्हारा पेंटिंग का बोर्ड एग्जाम है, कोड 049 का। अब ना फोकस हो जाओ। बहुत ज्यादा मस्ती तुम्हारी हो चुकी है, पूरा साल मस्ती करी है ना। अब मस्ती नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट की पढ़ाई ही डिपेंड करती है तुम्हारे क्या नंबर आएंगे। केमिस्ट्री और फाइन आर्ट्स दोनों पेपर अब तुम्हारे बहुत अच्छे जाने चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। बिल्कुल एंड गेम वाला टाइम है, अब जी जान लगा के ना फोड़ दो एग्जाम को। मैं तुम्हारा कोई डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट की ये वीडियो है और स्ट्रैटेजी की ये वीडियो है। अब जो है इसी वीडियो में 2 घंटे दिमाग लगा के वीडियो को सुन लेना। इन 2 घंटे में मैं सब कुछ कवर कर दूंगी। तुम्हारा कैसे टाइम मैनेज करना है एग्जाम में ये बता दूंगी, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। और कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है ये भी इसी वीडियो में बता दूंगी। तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना है, ऐसा ना हो कि तुम्हें वीडियो छोड़ दो फिर एग्जाम टाइम पर रिग्रेट करो कि देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तुम्हारा 2 घंटे का पेपर होगा, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। सेक्शन ए को तुम्हें देने हैं 20 मिनट, सेक्शन बी को देने हैं 30 मिनट, सेक्शन सी को देने हैं 40 मिनट और रिविजन तुम्हारी हो गई 20 मिनट। बच गई तुम्हारे पास 10 मिनट। वो मैंने 10 मिनट इसलिए छोड़ी है ताकि तुम लोग डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन एग्जाम में करना है। क्योंकि इंटरनल चॉइस बहुत सारी आएंगे पेपर में, तो पेपर देख के करना, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मत आना। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करते हैं कि वो लोग क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं टीचर सिर्फ उसके ही मार्क्स लगाती है, और अगर बात का क्वेश्चन तुम्हारा कितना भी अच्छा लिखा हो तो उसके नंबर नहीं देती है। सो क्वेश्चंस देख के समझ के करना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा ऑप्शन करना है, और क्वेश्चन नंबर ढंग से डालना। मैं तुम्हें प्रेफर करूँगी कि तुम सेक्शन सी से अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो, क्योंकि हमेशा हमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम एंड में आओगे तो तुम्हारे क्वेश्चन वो छूट ना जाए, इसलिए अगर एक दो एमसीक्यू छूट भी गए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो पेपर तुम्हारा नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गिवन है, इतना टाइम लगेगा नहीं तुम्हें फाइन आर्ट्स के पेपर में। सो हम आ गए हैं सेक्शन सी पे। पहले सेक्शन सी में बार बार मैं रिपीट करती हुई इस चीज़ को, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि तुम्हें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और तुम्हें कोई भी 2 करने हैं। सो याद रखना, मैंने सेक्शन सी के लिए तुम्हें 40 मिनट दिए हुए हैं। 40 मिनट मतलब 20 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, और तुम्हें 10 मिनट में पहले डिसाइड भी करना है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। ऑप्शंस में से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें 7th क्वेश्चन करना है, 9th क्वेश्चन करना है, कौन सा करना है। ये तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो रहे हो कि 7th करूँ या 8th करूँ, या 8th या 9th कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वो चीज़, और उस टाइम तुम पैनिक करने लग जाते हो। स्टार्टिंग के 10 मिनट में अगर क्लियर हो जाता है बच्चा कि अगर ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, तो बाद में आके प्रॉब्लम नहीं होती है। तीनों क्वेश्चंस अच्छे से रीड करना, उसके बाद दिमाग लगाना कि कौन से क्वेश्चन में तुम ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हो। एक 6 मार्कर के लिए 20 मिनट मोर देन इनफ है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने देखा अरे राधिका पेंटिंग लिखनी है, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, राधिका पेंटिंग के बारे में लिखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और पार्ट्स के हिसाब से आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेंटिंग का नाम और आर्टिस्ट का नाम पूछा है तो बेकार में डिस्क्रिप्शन लिख के आंसर को लंबा मत करना। अगर तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने 2025 का पेपर क्यों लिया है, तो उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि लास्ट ईयर ऐसा पहली बार हुआ था कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर में पिक्चर प्रिंट करवा के दी हुई थी, और तुम्हारे 2026 के सैम्पल पेपर में भी ऐसा है कि पिक्चर प्रिंट करवा के दे रखी है सीबीएसई वालों ने। इसलिए मैंने पेपर इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फाइन आर्ट्स के पेपर में 2024 में या 2025 में पिक्चर उठ के आई हो। सो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सो पहले 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम रामायणा विच शोज आइडियल ह्यूमन वैल्यूज, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डेप्थ ऑफ फैमिली relationships. Identify any such painting included in your syllabus which has above mentioned characteristics. Thereafter, explain the painting on the basis of following points. First, title and the name of the painter. पहले टाइटल ऑफ द पेंटिंग बताना और नेम ऑफ द पेंटर बताना है। सेकंड, मीडियम एंड सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग। थर्ड, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पेंटिंग। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मैंने 1-2 साल पुराने पेपर में भी देखा हुआ था। बिकॉज एक क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ये वाला क्वेश्चन रामायणा की कौन सी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है। सो आई होप तुम्हें आंसर पता लग गया होगा। मैं आंसर शो कर देती हूँ। टाइटल है पेंटिंग का भरत मीट्स राम एट चित्रकूट।
पेंटर है गुमान, मीडियम है टेम्परा वाटर कलर, सब स्कूल है जयपुर। सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट के मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ क्योंकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सब्जेक्ट मैटर में ये लिखना है कि बेसिकली ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में हम लोग रामायण का सीन देख सकते हैं जिसमें भरत जो है वो अपनी 3 माताओं को लेकर राम जी से मिलने आता है इन चित्रकूट। उनके साथ गुरु विश्वामित्र भी आते हैं और रामायण के बहुत सारे एपिसोड इस सिंगल पेंटिंग में विजिबल हमें दिख रहे हैं। पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें टोटल 49 फिगर्स हमें नज़र आ रही हैं। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट में बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है एंड एक रामायण के सीन को दिखा रखा है। एक सीन में ये विजिबल हो रहा है कि राम जी अपनी तीनों माताओं से मिल रहे हैं। एक सीन में ये दिख रहा है कि वो अपने गुरु जी के लाइक फीट टच कर रहे हैं और गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कलर बैलेंस इस पेंटिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर्स लग रहे हैं इस पेंटिंग के। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण प्रॉपर विजिबल हो रहे हैं हमें इस पिक्चर में। बस तुम्हें इतना ही लिखना है इसमें। अगर तुम्हें लग रहा है कि कम है तो ये देखो यार, 6 नंबर में 6 चीज़ें पूछी हुई हैं। टाइटल, नेम ऑफ द पेंटर, मीडियम, सब स्कूल, सब्जेक्ट मैटर, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू अ क्रिटिकल essay on Bengal school. First, origin and development of Bengal school. Second, 4 major painters of Bengal school from your syllabus. Third, aesthetic description of painting named Radhika include in the syllabus. So तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दे भी रखा है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो तुम्हें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिख दो कि 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल की स्टार्टिंग की थी। वो वापस से इंडिया में इंडियन आर्ट को जगाना चाहते थे। उन्होंने इसलिए सॉफ्ट पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स पेंट की और ऑयल पेंटिंग को रिजेक्ट करा। इस मूवमेंट पे E.B. हैवल जो ब्रिटिश के आर्ट के टीचर थे, उन्होंने भी उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ताकि वो इंडियन वैल्यूज़ उनकी पेंटिंग्स में दिखें। उन सबका बेसिकली एक ही एम था कि वो इंडिया को और इंडिया के पेंटिंग्स को और ज़्यादा ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बन गया। बस ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल में तुम्हें यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल फ्रॉम योर सिलेबस। देखो, बंगाल स्कूल की 4 ही पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। चारों पेंटिंग्स के पेंटर्स का नाम बताना है तुम्हें बस। 4 पेंटिंग्स कौन सी थी? जर्नी एंड, मेघदूत, शिवन सती और राधिका। तो जर्नी एंड का आर्टिस्ट थे अबिंद्रनाथ टैगोर, शिवन सती के थे नंदलाल बोस, राधिका के थे मारचुकटाई और मेघदूत के थे विजयवर्गीय। नेक्स्ट पार्ट में बात करी हुई है एस्थेटिक डिस्क्रिप्शन, समझाना है हमें राधिका पेंटिंग का। सो तुम लोग स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि राधिका पेंटिंग के आर्टिस्ट थे मारचुकटाई और राधिका पेंटिंग एक वर्टिकल फॉर्मेट में पेंटिंग बनी हुई थी, मतलब वर्टिकल पिक्चर थी वो, जिसमें एक यंग इंडियन गर्ल एक टिपिकल पोज में खड़ी हुई थी। उसका हेड नीचे की तरफ था और उसका लेफ्ट फुट थोड़ा आगे की तरफ था। उसने रेड कलर की चोली, ब्लू कलर का लहंगा और येलो कलर की ओढ़नी पहनी हुई थी जो एक फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। राधिका के पीछे एक लैम्प है जिसके नीचे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं। रूम बहुत ज़्यादा डार्क कलर की वाइब दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रही है। कलरफुल पेंटिंग है और कलर्स मारचुकटाई ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चूज़ करे हुए हैं। तुम्हें ये वाला बस आंसर 4 पॉइंट्स में लिखना है क्योंकि 2 ही नंबर का है। बस इसका करके तुम्हारे ये 2 आंसर खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2025 के पेपर में आया हुआ था और ऐसा ही एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे 2026 के सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है CBSE ने। तो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एनालाइज द गिवन आर्ट वर्क शोकेसिंग अ डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ अ मुगल पीरियड वेडिंग बेस्ड ऑन योर स्टडी, आंसर द फॉलोइंग। नेम द पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का नाम बताना और पेंटर का नाम बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब द ओवरऑल कॉम्पोजिशन। हमें ओवरऑल कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बताना है, मतलब कैसे कलर्स पे फोकस किया हुआ है और थोड़ा सा डिटेल में बताना है फिगर्स के बारे में। थर्ड है कि हमें 2 स्टाइलिस्टिक फीचर्स बताने ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मतलब लास्ट में 2 फीचर्स बताने हैं मुगल स्कूल के।
सो तुम देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन पेंटिंग वाले क्वेश्चन हमेशा तुम ट्राई करना कि करके ही आना, क्योंकि पेंटिंग वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन होते हैं ना, ओरिजिन, डेवलपमेंट, फीचर्स, ये 2 नंबर के लिए तो तुम आराम से लिख सकते हो, लेकिन अगर 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है और टीचर्स नंबर भी ज़्यादा काटते हैं। सो पेंटिंग को देख के पता लग रहा है कि उसका नाम मैरिज प्रोसेशन ऑफ दायरा शिकोह है। उसके आर्टिस्ट का नाम हाजी बटनी है। मैंने तुम्हें हिंट दिया था लास्ट वीडियो में इसको याद करने के लिए। और अगर हम ओवरऑल कॉम्पोजिशन की बात करें तो कलर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली हो रखा है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है और इसकी शादी में, लाइक दायरा शिकोह की शादी में 32 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। 32 lakhs तुम्हें मेंशन करना इंपॉर्टेंट लाइन है, जो उनकी एल्डर सिस्टर ने पे किया था। मतलब जितना भी पैसा दायरा शिकोह की शादी में लगा था वो उनकी एल्डर सिस्टर ने पे किया था। मतलब उनकी सिस्टर ने 32 लाख रुपए पे किए थे। पेंटिंग में तुम देख सकते हो कि दायरा शिकोह एक वेल डेकोरेटेड हॉर्स पे है और उनके पीछे उनके फादर हैं जो भी एक वेल डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है। इसका बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा वेल डेकोरेटेड है। पेंटिंग का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और हम लोग फायर क्रैकर्स भी देख सकते हैं उनकी शादी में बहुत सारे हैं, जो पेंटिंग को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। गैदरिंग हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है एंड ड्यू टू लॉट्स ऑफ पीपल एंड एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस पेंटिंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है एंड कलर्स ऐड हो रहे हैं पिक्चर में। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के क्या फीचर्स हैं। मुगल आर्ट में नेचर को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते थे। मतलब नेचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी इन मुगल आर्ट, जिसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना भी यूज़ होते थे। मतलब अगर तुम मुगल आर्ट के पिक्चर्स उठा के देखोगे उनकी पेंटिंग्स में फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा है। मुगल आर्ट में अरेबिक स्टाइल बॉर्डर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। वो लोग हर एक पेंटिंग में बॉर्डर ज़रूर ड्रॉ करते थे। आर्टिस्ट के नेम में भी बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी यूज़ होती थी। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ओरिएंटेड लोग थे। मुगल आर्ट में सिल्वर और गोल्डन कलर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। अगर तुम कोई भी पेंटिंग उठा के देखोगे सिल्वर गोल्डन कलर ज़रूर मिलेंगे। मुगल आर्ट वाले हमेशा, मतलब मुगल हमेशा अपनी आर्ट में लैंडस्केप को हमेशा नेचुरल रखते थे। मतलब नेचुरल कलर्स में रखते थे। मुगल आर्ट में सारी की सारी जो फिगर्स थी वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती थी। सो ये थे हमारे स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। 2 बोले हैं, तुम 3 लिख के आ सकते हो। सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे 6 मार्कर क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और अभी बस 12 या 13 मिनट ही हुए हैं हमारी वीडियो को। आई नो, मतलब बोलने में तो कम ही टाइम लगता है, लिखने में ज़्यादा लगता है, बट स्टिल तुम लोग आराम से 40 मिनट में कोई भी 2 क्वेश्चन कर लोगे। मैंने तो फिर भी तीनों बताए हैं तुम्हें। सो आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी तीनों क्वेश्चन की। अब हम लोग सेक्शन बी पे चलते हैं जिसमें 2 मार्कर क्वेश्चन हैं। सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चन में अगर वो लोग बोल देते हैं कि कोई पेंटिंग एक्सप्लेन करो तो सारी पेंटिंग एक्सप्लेन कराते हैं और पूरा 1.5 पेज लिखाते हैं। इतना नहीं लिख के आना है यार। 2 नंबर है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, 5 लाइन्स बस। क्योंकि टीचर्स का मूड खराब हो जाता है इतना इतना देख के। उन्हें लगता है कि बच्चे को इतनी अक्ल नहीं है कि 19 साल का बच्चा है, उसे इतनी अक्ल नहीं है कि 2 मार्कर के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना होता है। सो सेंसिबली पेपर लिखना। आता है के चक्कर में ज़्यादा पेजेस मत भर के आना, टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं। और जबकि वो बोर्ड के चेकिंग के टीचर्स हो, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं तो ऑफ कोर्स दिमाग तो ख़राब होता ही है। सो सेंसिबली आंसर्स लिख के आना, ज़्यादा लेंथ मत बढ़ाना। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है चुगान पोलो वॉज द मेजर रिक्रिएशनल गेम ऑफ रॉयल फैमिलीज इन विच women also used to participate enthusiastically in different provinces of India. Many such paintings by the rulers of that time are found when confirm the above fact. Rajasthani art is also not untouched by this. Identify any such painting made in Rajasthani school of miniature and write the name of its title and painter. Name the sub school and describe the compositional arrangement of the painting. अगर जैसे क्या है यार, देखो चुगान की 2 पेंटिंग्स हैं, एक राजस्थानी स्कूल में है और एक मुगल एंड डेक्कन स्कूल में है। अभी तक हम लोग भी कंफ्यूज थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया कि हमें राजस्थानी आर्ट में बताना है। राजस्थानी आर्ट इन्होंने 2 बार मेंशन किया, राजस्थानी आर्ट और राजस्थानी स्कूल। ऑब्वियसली हमें राजस्थानी वाली का टाइटल और पेंटर मेंशन करना है आंसर में। तुम्हें लिखना है कि टाइटल, मतलब पेंटिंग का नाम था चुगान प्लेयर्स और पेंटर का नाम था दाना।
फिर आता है सब स्कूल। सब स्कूल था जोधपुर। और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो तो ईजी है कि चुगान प्लेस एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग थी जिसमें 2 रानियां और 4 मेड्स खेल रही थी। ये भी मेंशन हो सकता है कि जो पेंटिंग है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट के बारे में बताना है, तो जो पेंटिंग है वो रेड येलो से ऑपोजिट है। मतलब रेड कलर, येलो कलर, ऐसे ब्राइट कलर्स यूज नहीं करे हुए हैं पेंटिंग में। हमें 6 पोलो स्टिक्स नजर आ रही हैं और बीच में एक बॉल है। चारों मेड्स और जो 2 रानियां हैं वो लोग हॉर्सेस पे बैठी हुई हैं। उन 6 स्टिक्स ने पोलो बॉल को कवर कर रखा है। सारी की सारी जो लेडीज थी उनकी स्कर्ट थी वो हॉर्स पे से स्प्रेड हो रखी थी। बस ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। लास्ट में लिख देना कि पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि एक एक नंबर का ही है वो, 2 पार्ट्स हैं तो फिर एक एक नंबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर तुम नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो ये बी पार्ट है और बीच में और लिखा हुआ था, तो इन और का और मतलब इंटरनल क्वेश्चन का ध्यान रखना कि तुम्हें कौन सा देख करना होता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ। लॉर्ड कृष्णा हैज़ बीन द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग। आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द सच पेंटिंग्स विच हैज़ मेड द सब्जेक्ट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर विच हैज़ इंक्लूडेड इन अ सिलेबस एंड देन थ्रो द लाइट on the following points: title of the painting, name of the painter, explain the compositional arrangement। मतलब सेम फॉर्मेट है क्वेश्चन का, बस उसमें चुगान प्लेयर्स था, इसमें लॉर्ड कृष्णा की एक पेंटिंग है। अब लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग मुगल स्कूल में कौन सी है वो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की टोटल 3 पेंटिंग्स से ज़्यादा ही थी, बल्कि 3 तो मैं कंफर्म ही हूँ, 3 से ज़्यादा ही हो सकती हैं। सो तुम्हें ध्यान रखना है राजस्थानी में कौन सी थी और मुगल में कौन सी थी। कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि लॉर्ड कृष्णा की तो सारी मुगल में ही थी और तुम कोई भी मेंशन कराओ पेपर में तो वो गलत हो जाएगा। मुगल स्कूल में लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन वाली थी। सो ये इसका टाइटल हो गया। उनके पेंटर का नाम मिस्किन था। आर्टिस्ट, पेंटर, कुछ भी बोल लो। और अगर कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की बात करें तो वो एक वर्टिकल पेंटिंग थी जिसमें कृष्णा जी ने माउंट गोवर्धन को अपनी सबसे ज़्यादा लिटिल फिंगर पे उठा रखा था एंड नीचे पूरा गांव था जो बारिश से बचने के लिए पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ था। गांव के कौन से लोग थे? वो ब्रिज के लोग थे, तो उन्हें ब्रिजवासी मेंशन कर सकते हो। इतनी तेज बारिश हो रही थी पिक्चर में क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड इंद्र जो थे वो गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने ऐसे बादल फट गया था तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी। स्काई डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है। ओवरऑल पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लॉर्ड कृष्णा ने एक बहुत बड़ा गार्लैंड मतलब हार पहन रखा है फूलों का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिक्चर में। और कृष्णा की लीला दिखा सकते हो कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और उन्होंने कितना ज़्यादा एफर्टलेसली एक पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे ज़्यादा लाइक एक हाथ पे और हाथ की फिंगर पे उठा रखा है। सो बस इतना ही आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In Indian culture, gurus have been given a higher status than God. Disciples used to receive education by staying in the proximity of Guru. One such Deccan school miniature painting has been included in your syllabus. यार देखो, एक ही पेंटिंग है जिसमें गुरु का स्टेटस गॉड से भी ऊपर दिखा रखा है एंड वो मुगल की पेंटिंग है, मतलब मुगल एंड डेक्कन स्कूल की। सो तुम्हें अभी तक पता लग जाना चाहिए अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि अगर तुमने मेरी लेक्चर्स या 2 या 3 बार देखे होंगे तो दिमाग में चला जाता है कि क्या हो रहा है एंड कौन सी जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से स्कूल की हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, रादर देन तो मिक्स मत करके आ जाना पेंटिंग जैसे कि कृष्णा वाला एंड ऑल, क्योंकि कृष्णा वाली पेंटिंग्स और ये चुगान वाली पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है एट द एंड। पता नहीं लगता है कि राजस्थानी में कौन सी आती है, मुगल में कौन सी है, डेक्कन में कौन सी है, पहाड़ी में कौन सी है। सो एक बार अभी पॉज करो वीडियो, एक बार चेक कर लो कि तुमने जो याद किया है वो सही किया है या नहीं किया है। मैंने लास्ट वीडियो जो PYQs वाली वीडियो है इसमें इसलिए दे रखा है कि इस स्कूल में ये वाली पेंटिंग्स और इसके आर्टिस्ट ये हैं। मेरे को अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस चीज़ की, खासकर प्री बोर्ड में। तो प्री बोर्ड से आके मैंने प्रिपेयर जब करा था तो मैंने फ्लो चार्ट बना के याद किया था कि हाँ पहाड़ी में ये 2 हैं, डेक्कन में ये 2 हैं, ऐसे तुम्हें याद करना चाहिए। कन्फ्यूजन अभी होगी तो क्लियर हो जाएगी, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे और कोई फ़ायदा नहीं है यार जब तुम्हें पेंटिंग गलत आइडेंटिफाई हो जाए और उसके बाद तुम उसके आगे कितना ही अच्छा अच्छा लिखा हो। सो क्वेश्चन में ये है कि आइडेंटिफाई द मिनिएचर एंड राइट अबाउट द टाइटल एंड मीडियम, नेम द सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग एंड डिस्क्राइब द पेंटिंग। सो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है इसमें।
आइडेंटिफाई द मिनिएचर इज लाइक, ये मिनिएचर पेंटिंग का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। आर्टिस्ट इसका अननोन है तो इसलिए इसमें मांगा ही नहीं है, तुम देखो आर्टिस्ट। और मीडियम पूछा हुआ है, तो मीडियम तो वही है, वाटर कलर, टेम्परा ऑन पेपर। फिर पूछा हुआ है इसका सब स्कूल। सब स्कूल का मैंने तुम्हें हिंट दिया हुआ है इसका, विच इज़ एच से हजरत और एच से हैदराबाद, तो इसका सब स्कूल हैदराबाद है। और तुम्हें इसकी पेंटिंग का डिस्क्राइब करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन देना है, वही तुम बता देना कि हजरत निज़ामुद्दीन जो है वो एक टीचर हैं इसमें, और उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और जो आमिर खुसरो है वो स्टूडेंट है, उन्होंने एक रेडिश ब्राउनिश कलर के कपड़े पहन रखे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन वो एक टीचर हैं, तो उन्हें एक गॉड से कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि जो उनके सिर के लाइक अराउंड है एक येलो कलर का सर्कल है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, फिर शोज़ कि वो गॉड से भी ऊपर हाई स्टेटस पे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन के साइड में एक लाइक राइट साइड में पेंटिंग के एक ट्री है, और वो लोग एक रूफ पे बैठे हैं, जो ट्री बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। रूफ पे एक ऑरेंज कलर का कारपेट बिछा हुआ है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बहुत बड़ी वाइट कलर की बियर्ड है, जिसे दिखाता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है। और आमिर खुसरो की ब्लैक बियर्ड है, जो दिखाता है कि वो एक स्टूडेंट है और उनकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है। सो यहीं पे ये आंसर ख़त्म होता है। अब वापस से और है, तुम देख रहे हो कि इसमें इंटरनल चॉइसेस हैं, सो तुम्हें देख के करना है, और इसका मतलब ऑप्शन भी सही लिखना। ए ऑप्शन कर रहे हो तो ए ऑप्शन लिखना, बी कर रहे हो तो बी लिखना। लास्ट के पोर्शन में जब जो 20 मिनट मैंने रिवीजन के लिए छुड़वाए हुए हैं तुम्हारे लिए, उसमें सारे के सारे ऑप्शंस चेक करना, आंसर्स चेक करना, सारी की सारी स्पेलिंग्स चेक करना, क्योंकि स्पेलिंग्स में अगर तुम गड़बड़ कर दोगे तो फिर तो टीचर नंबर पक्का काट लेगी। सबको लगता है पेपर में स्पेलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर तुमने हज़रत निज़ामुद्दीन की स्पेलिंग गलत लिख दी और लाइक कोई आर्टिस्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो फिर नंबर वो लोग काट देंगे यार। प्रॉपर हेडिंग दे के आंसर लिखना कि थर्ड के फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर टाइटल ये है, मीडियम ये है, आर्टिस्ट ये है, सब स्कूल ये है, फिर थर्ड पार्ट ऐसे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रॉपर मेंशन करना, आई मीन टू से। पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। पेपर जितना ज़्यादा तुम मेसी लिखोगे ना, उतना ज़्यादा टीचर को लगेगा कि क्या ये खिचड़ी बना रखी है, फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है पेपर चेक करने में। पेपर प्रेजेंटेशन एक रियल थिंग है। तुम जितना, मैं ये नहीं कह रही यार सजा सजा के लिखो, ए गॉड लिखने में 2 घंटे लगा दो, नहीं। पेपर साफ का हैंड राइटिंग से लेना देना है, पर इतना भी नहीं है कि तुम प्रॉपर सजा सजा के लिख रहे हो सब कुछ। पेपर क्लीन होना चाहिए, हर क्वेश्चन के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ दो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ लाइंस बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो, यार इसमें बहुत टाइम लगता है, 2 या 3 लाइन छोड़ दो, दोनों पार्ट्स के बीच में एक लाइन छोड़ दो, पेपर क्लीन लगना चाहिए तुम्हारा। सो अब बी पार्ट पे मूव करते हैं। दारा शिकोह वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सूफी सेंट्स। टू गिव full respect and honor to Sufi saints, on the request of Dara Shikoh, the court painters made many portraits of Sufi saints, so that at that time, during Shah Jahan region, one such miniature is related to the great saints Kabir Das and Raidas. Identify the miniature included in your syllabus and write about the painter and medium. Explain the short note on the painting and name the school. सो आइडेंटिफाई द मिनिएचर में तो यही आएगा कि पेंटिंग का नाम है कबीर एंड रेदास, आर्टिस्ट थे इसके फ़ाकिरुल्लाह खान। और मीडियम की बात करें तो सबका सेम है, टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। बी पार्ट की बात करें तो एक्सप्लेन इन शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देना कि पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें कबीर एंड रैदास कोई काम कर रहे हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है जिसमें कबीर और रैदास दोनों एक गारमेंट को वीव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों मेडिटेट कर रहे हैं एक प्रॉपर एक रिलीजियस टॉपिक पर, जबकि कबीर और रैदास दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपको ये पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हट वाला नज़र आ रहा होगा इसमें, तो ऐसे दिखा रखा है कि वो एक विलेज का बैकग्राउंड है। लास्ट में पूछा हुआ है सब स्कूल या फिर स्कूल को मेंशन कर दो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल, सो स्कूल भी कर देना, सब स्कूल भी कर देना। टू बी ऑन द सेफर साइड, क्यों अपने नंबर कटवाना, नेम ऑफ द स्कूल लिख के स्कूल का नाम, नेम ऑफ द सब स्कूल लिख के सब स्कूल का नाम। मुगल स्कूल आएगा और सब स्कूल में शाहजहाँ वाला सब स्कूल आएगा।
जहाँ भी इस 2 मार्कर के क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ना एक्सप्लेन या फिर डिस्क्रिप्शन दो या एक्सप्लेन इन शॉर्ट, वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना। बार-बार मैं बोल रही हूँ यार, टीचर इरिटेट हो जाती है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा थोड़ा 6 मार्कर में एमसीक्यूज़ में टाइम लगा लेना। एमसीक्यूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं, मैंने सुना है ऐसा। मेरे टाइम पे तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं आए थे, पर हो सकता है आ जाएँ। तो थोड़ा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या है ना, तुम ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, जो आंसर है वो है, अगर आंसर नहीं है तो नहीं है। कभी-कभार क्या होता है ना, 2 मार्कर और 6 मार्कर में लिखने के भी तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे एमसीक्यूज़ में। सो ट्राई करना एमसीक्यूज़ में अपना टाइम बचा के बहुत दिमाग लगा के एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यूज़ में तुम्हें सारी फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंटिंग कौन-सी है, आर्टिस्ट क्या है, सब स्कूल क्या है, कब बनी थी, साइज़ क्या है। साइज़ और पीरियड पे क्वेश्चन वैसे कम आता है, पर सीबीएसई का हम कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या आ जाए। भाई देखो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, स्कल्पचर और ग्राफिक प्रिंट ढंग से याद कर लेना। स्कल्पचर, ग्राफिक प्रिंट के आर्टिस्ट, मीडियम ढंग से याद कर लेना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सब स्कूल और ग्राफिक प्रिंट से पक्का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। स्कल्पचर्स की कोटेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 90% ऑफ द जो पेंटिंग्स हैं वो दिल्ली म्यूज़ियम में ही रखी हुई हैं। नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली जिसका कोटेसी है, लेकिन उनके कोटेसी काफ़ी अलग अलग हैं, तो तुम्हें वो अच्छे से लर्न करने चाहिए। क्योंकि स्कल्पचर्स और ग्राफिक प्रिंट्स बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यार सिलेबस में मेंशन है, पक्का आ रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में नहीं है, सीबीएसई के पुराने पेपर्स में नहीं है, तो नहीं आएगा, तो सीबीएसई दे सकता है, गलतफहमी में मत रहना। ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स के हमारे मीडियम, टेक्निक, आर्टिस्ट, कोटेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें रट के जाना। एक ना एक पक्का आ जाएगा। अगर एमसीक्यू में आ गया, 2 मार्कर में आ गया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आज के लिए, क्योंकि ये आ सकता है, मैंने काफ़ी देखा है। और ऊपर से बच्चों को कन्फ्यूजन भी है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार आएगा, वो कुछ नहीं कह सकते हैं, सीबीएसई का सिलेबस में है तो हम नहीं छोड़ सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रिशिएट द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूज ऑफ मीडियम एंड टेक्निक। या तो गणेशा एक्सप्लेन करना है या फिर देवी एक्सप्लेन करना है। तो गणेशा तो एक स्कल्पचर है और देवी एक ग्राफिक प्रिंट है। जो भी कह रहे थे ग्राफिक प्रिंट नहीं आ रखा, ये देखो 2025 के ही पेपर में आ रखा है। सो हमें इसका मीडियम और टेक्निक एक्सप्लेन करना है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि मीडियम और टेक्निक बताना है, तो तुम सिर्फ मीडियम और सिर्फ टेक्निक बता के आ जाओगे। लिखोगे गणेशा है वो एक स्कल्पचर है, उसका आर्टिस्ट है पीवी जानकी राम, उसके बाद उसका मीडियम, उसकी टेक्निक, और उसके बाद 2 लाइन, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है अप्रिशिएट द फॉलोइंग आर्ट वर्क विद स्पेशल रेफरेंस। मतलब ये नहीं लिखा सिर्फ वही बताना है मीडियम टेक्निक। 2 लाइन लिखा हुआ तो कुछ घट नहीं जाएगा। 1-2 लाइन आप हर जगह मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर पूरे पूरे पैराग्राफ लिख के आओगे तो फिर तो ओवर राइटिंग थोड़ी लगेगी। सो टाइटल लिखा ना, आर्टिस्ट पीवी जानकी राम हो गया। मीडियम लिख दो, मीडियम टिन, कॉपर, वायर, ऑक्सीडाइज कॉपर, ये सब है। उसके बाद ये लिख के आ सकते हो कि जो गणेशा है वो ब्लैक कलर के कॉपर मेटल से बना हुआ है, और उसके 6 आर्म्स और वो एक डांसिंग पोज में नजर आ रहे हैं, बस काफ़ी है। फिर आता है देवी। देवी एक ग्राफिक प्रिंट है। आर्टिस्ट का नाम लिखना हो तो लिख देना, ज्योति भट्ट है। मतलब पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट तुम लिख सकते हो। मीडियम उसका एचिंग है, और 2 लाइन में लिख सकते हो कि वो एक लाइक सर्क्यूलर और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर में 2 कॉइल्ड कुंदालिनी की तरह ऐसे बना हुआ है, और बहुत पावर है। बीच में एक रेड कलर की बिंदी है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है। बहुत ज़्यादा पावर है देवी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन ये बोल रहा है, डेथ इज एटर्नल ट्रूथ। Appreciate any one of the following artworks in which the above feeling have been created. First journey and second शिव एंड सती। तो इन दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है, और इस फीलिंग को लेके करना है कि डेथ इज एन एटर्नल ट्रूथ। सो देखो, अगर तुम्हें एटर्नल का मतलब नहीं पता, क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ी बाहर से आ गई है, तो डेथ इज एन एटर्नल ट्रूथ का मतलब है, एक वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। डेथ इज एटर्नल ट्रूथ मतलब देखो, जो डेथ है वो एक
सत्य है, लाइक एक ट्रूथ है, ठीक है। तो अगर तुम दोनों पेंटिंग्स को लेके सोचोगे तो जर्नी एंड और शिव एंड सती दोनों में लाइक थोड़ा सा डेथ का सीन दिखा रखा है। शिव एंड सती में सती की डेथ हो जाती है, और जर्नी एंड में जो बेचारा कैमल है वो बिल्कुल अपनी डेथ के लास्ट स्टेज पे जिसे कहते हैं वो था। तो पहली बात तो तुम्हें इन दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है। दोनों में तुम यही एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो पहले तो आर्टिस्ट का नाम बता देना, उसके बाद दो तीन लाइन लिख देना कि जर्नी एंड में जो कैमल है वो उसकी जो स्टेज है वो ऐसा डेथ वाली स्टेज है, उस डेथ उसको आने वाली है, वो लास्ट स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा हैवी बर्डन उठा रखा है अपने ऊपर जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो उससे नहीं उठाया जा रहा है। एंड वो उस रेगिस्तान में बिल्कुल थका हुआ है, और हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऐसे वो गिरा हुआ है ज़मीन पे। कैमल के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है कि अब वो और सरवाइव नहीं कर पा रहा है, और वो अपने ऊपर और लोड कैरी नहीं कर सकता। दो चीज़ें मेंशन करना, पहली कि द कैमल इज एट द एज ऑफ इट्स डेथ बिकॉज इट वॉज सेकेंड ओवरलोडेड, ठीक है। आर्टिस्ट का नाम लिखना है तो लिख सकते हो, याद तो लिखना, गलत मत लिखना बस। रविंद्रनाथ टैगोर इसके आर्टिस्ट का नाम है, वो तो लिखा भी हुआ है, चलो गुड, ठीक है। उसके बाद है शिवन सती। शिवन सती नंदलाल बोस ने बनाई थी। इसमें क्या है, पेंटिंग बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक लुक में है, येलो कलर की मडिश कलर की पेंटिंग है, जिसमें शिव जी ने सती को अपने लैप में लिटा रखा है एंड सती इज डेड एट दिस स्टेज। ये पेंटिंग एक नरेटिव माइथोलॉजी को दिखाती है, मतलब शिव पुराण का सीन है। शिव जी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं इस पेंटिंग में, एंड सती ने अपनी जान इसलिए लिया है क्योंकि उसके फादर, सती के फादर दक्ष ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड मीटिंग में उनके हस्बैंड यानी शिव शिव के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोल दिया था, तो सती वो सुन नहीं पाई थी एंड वो आग में कूद गई थी। सो दिस इज़ द सीन। तो यहाँ पर तुम लोग इसे डेथ को एटर्नल ट्रुथ की तरह ऐसे रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। ज़्यादा कुछ उन्होंने क्वेश्चन में मांगा नहीं है, उन्हें इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, बस तुम ये वाली लाइन आंसर के कहीं बीच में डाल देना जहाँ से थोड़ी सी रिलेट हो रही हो। तो आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटर्स ऑफ बशोली स्कूल ऑफ मिनिएचर मेड कृष्णा लीला द मेन बेसिस सब्जेक्ट फॉर देयर पेंटिंग्स। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग्स रिवील लॉर्ड श्री कृष्णा एंड हिज डिवाइन एंड अनब्रेकेबल लव with gopis. First, identify the painting included in your syllabus and writes its title and the painter. Give the aesthetic description of the compositional arrangement of the painting. सबसे बड़ा हिंट है कि कृष्णा लीला दिखाई हुआ है। दूसरा हिंट है बशोली स्कूल। अब तुम्हें पता होना चाहिए बशोली स्कूल में कौन सी कृष्ण लीला वाली पेंटिंग की बात हो रही है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, अनब्रेकेबल लव विद गोपीज। तो ये वाली पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज, मतलब जिसमें उनके आगे बहुत सारी गोपीज थी और वो बांसुरी बजा रहे थे और आगे पीछे बहुत सारी गोपीज नजर आ रही थी हमें पिक्चर में, ये वो वाली पेंटिंग है। सो ऐसे ना तुम्हें आइडिया लेना है क्वेश्चन से कि कौन सी पिक्चर कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है। सो आइडेंटिफाई द पेंटिंग में टाइटल है कृष्णा विद गोपीज, नेम ऑफ द पेंटर है मनाकू। एस्थेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें कि हम पिक्चर में एक कृष्णा जी दिख रहे हैं, उसके बाद 8 गोपीज दिख रही हैं। वो सारी गोपीज कृष्ण जी की सेवा कर रही हैं और उनमें कोई भी कंपटीशन नहीं है कि हम कृष्ण जी का अटेंशन पहले ग्रैब करेंगे। बस वो लोग एक एफर्ट लगा रही है कि हम कृष्णा की सेवा में उनको प्लीज करने में कोई भी कमी ना छोड़ें। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग लग रही है। इस पेंटिंग में कृष्णा जी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का है और अगर आप पीछे देखें तो बहुत सारे ट्रीज नजर आ रहे हैं। पेंटर ने दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है जिसका कलर कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड पेंटिंग बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है। कृष्ण जी को नेचर की ब्यूटी शुरू से ही बहुत पसंद है, तो नेचर की ब्यूटी इस पेंटिंग में बहुत अच्छे से दिखाई हुई है एंड ओवरऑल कलर्स भी बहुत ब्राइट है और बहुत ज़्यादा खिल के आ रहे हैं पेंटिंग में। नेक्स्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन की तो ये है, और है मतलब हर क्वेश्चन में तुम्हें इंटरनल चॉइस है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टोटल 5 क्वेश्चन है, मतलब 10 दे रखे हैं और कोई भी तुम्हें 5 करने हैं, नॉट कोई भी बट इंटरनल चॉइस तो है ही, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर हैज़ द स्पेशल प्लेस इन इंडियन पेंटिंग। बशोली एंड कांगड़ा आर कंसिडर्ड इट्स सब स्कूल। राइट द टाइटल एंड द नेम ऑफ द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स।
सो यहाँ पर भी तुम्हें हिंट मिल गया है कि ये कांगड़ा स्कूल की बात हो रही है। अब तुम देखो कांगड़ा स्कूल कौन सा मतलब था, कौन सा सब स्कूल था कांगड़ा जिसकी जो पेंटिंग थी उसका क्या नाम है, वो टाइटल लिखो और उसके आर्टिस्टिक फीचर्स लिखो और उसका पेंटर का नेम लिखना है। जो कांगड़ा स्कूल था उसकी पेंटिंग का नाम था नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। सो ये टाइटल हो गया। इसका जो पेंटर था उसका नाम था नैन सुख, बिकॉज मैंने इसे याद कैसे कराया था कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा नैनो को सुख दे रही है, इसलिए इसका सब स्कूल तो हमें पता ही है कांगड़ा। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है टाइटल दो, टाइटल हमने बता दिया, नेम ऑफ द पेंटर बताओ, नैन सुख, वो भी हमने बता दिया। अब आर्टिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। आर्टिस्टिक फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, ये आ जाए एवरीथिंग इज सेम। सो ये एक भगवत पुराण का सीन है और ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है जिसमें हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पिक्चर में सारे के सारे लोग गोकुल से वृंदावन माइग्रेट कर रहे हैं। इस पिक्चर में हमें कृष्णा, यशोदा, बलराम, रोहिणी सब नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्ट्स में हैं, बहुत सारे लोग अपना लगेज एक पोटली या फिर एक गठड़ी में बांध के उन्हें अपने सिर पे रख रखा है। इस पिक्चर में हमें सिंपल वेल ड्रेस्ड विमेन दिखाई दे रही हैं। पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक स्टोन पे दो बर्ड्स बैठे हुए हैं। मतलब छोटी छोटी अगर तुम डिटेल भी लिख दोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। 2 या 3 लाइंस लिखनी है, यू हैव टू कंप्लीट द आंसर। और ऐसे ही हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारा 22 मार्क्स का पेपर हमने कर लिया है। सो अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तुम्हें इतना करके मोटिवेशन आ जाता है कि 22 मार्क्स का पेपर मेरा हो गया है। तो लास्ट में एमसीक्यू तो ईजी होते, तो मैं जस्ट ऑप्शन लिखना है और मतलब प्रॉपर ऑप्शन लिखना है। ये नहीं है कि ए लिख के छोड़ दिया और बी लिख के छोड़ दिया। प्रॉपर ऑप्शन लिख के ऑप्शन का नाम, जैसे कोई भी आर्टिस्ट का नाम है, समझ रहे हो ना, पूरा ऑप्शन लिखना है तुम्हें। एक और चीज़, पेपर में इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ना। मुझे पता है तुम्हें इंस्ट्रक्शंस पता होंगी पर एक बार फिर भी पढ़ लेना, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम लगाना क्योंकि एमसीक्यूज़ तुम्हें 1 नंबर दे भी सकते हैं और 1 नंबर तुम्हारा ले भी सकते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं होता है एग्जाम में कि तुम्हें पहले सेक्शन ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है। जोन सा भी सेक्शन तुम्हें लगता है कि तुम्हें पहले आता है और तुम्हें करके कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तुम वो कर लेना। मैंने सेक्शन सी इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और ऑब्वियसली यार तुम चाहोगे कि तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द पेपर पहले हो जाए और आराम से हो जाए। फर्स्ट जो हम लोग आंसर्स लिखते हैं वो हम लोग काफ़ी ठंडे दिमाग से लिखते हैं और हैंड राइटिंग भी साफ़ होती है। साथ साथ तुम उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें याद होती हैं। एमसीक्यू अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। उसमें तुम तुक्का ही मार सकते हो, उसके बाद तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे उस चीज़ में। हाँ, एक और चीज़, एमसीक्यूज़ कई बार क्या होते हैं, ऐसा सीबीएसई बनाता है कि तुम्हें उसका जो आंसर है वो कहीं पेपर में ही मिल जाता है। तो एक बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारा पेपर अगर पहले कर लोगे और लास्ट में एमसीक्यूज करोगे तो अगर किसी आर्टिस्ट का नाम पूछा होगा या फिर ऐसे किसी सब स्कूल का नाम पूछा होगा और तुम्हें 2 मार्कर और 6 मार्कर में मिल गया वो, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही है। कई बार क्या होता है कि सब स्कूल का नाम पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में और वो तुम्हें 6 मार्कर में मिल जाता है कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ। सो वो बहुत इजीली तुम उसका आंसर कर सकते हो। तो एक बार दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज देख लेना। ऐसा कभी कभार हो जाता है तो हो सकता है तुम लकी हो, तुम्हारे पेपर में भी हो जाए ये चीज़। सो अब हम लोग आते हैं सेक्शन ए पे, एमसीक्यूज, जो हमारा लास्ट सेक्शन है पेपर का। सॉरी यार मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई है, ये मेरे को थोड़ा गला ख़राब है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो पहले तो ये देख लो, नॉट करेक्ट, करेक्ट और नॉट करेक्ट ढंग से पढ़ना प्लीज़, पेपर में ये सीबीएसई जानबूझ के करता है। नॉट करेक्ट अबाउट द पेंटिंग राधा बनी ठनी फ्रॉम योर सिलेबस। पहला, इट बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल, ये ठीक है। ब्लू कलर का बैकग्राउंड दही भी ठीक है। राधा बनी ठनी इज शोन इन प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम, नहीं। राधा बनी ठनी तो बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा लाइक वेल ड्रेस्ड, प्रॉपर ऑर्नामेंट्स, प्रॉपर गारमेंट्स दिखाई थी। फोर्थ, निहाल चांद ने बनाई थी, ये ठीक है। सो हमारा नॉट करेक्ट वाला है ये प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो बशोली एंड कांगड़ा वर द मेन सेंटर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल रिसीव्ड अबेंडेंट
पैटर्नेज एंड सूटेबल आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट इन बशोली एंड कांगड़ा। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन रीजन मेरे को नहीं लगता तुम्हारे दोस्त ज़्यादा आएंगे, क्योंकि असर्शन रीजन थोड़े से बच्चों को डिफ़िकल्ट होती है करने में। मेरे को भी होती थी अपने टाइम पे, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं ये, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगा के करें तो हम कर सकते हैं। देखो असर्शन तो सही है, क्योंकि जो पहाड़ी स्कूल थे उसके अंदर दो ही सब स्कूल आते थे, बशोली और कांगड़ा, तो फिर दो ही मेन सेंटर्स हुए, तो असर्शन तो पक्का हमारा ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विच इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये तो हमारा पास हमारा कट जाता है ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है कि पहाड़ी स्कूल को सबसे ज़्यादा अबंडेंट पैटर्नेज, मतलब जैसे कि सपोर्ट, मतलब जो पहाड़ी स्कूल था उसको सारा का सारा सपोर्ट, मतलब यानी अबंडेंट या मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ से मिला था, कौन से एनवायरनमेंट से मिला था, बशोली और कांगड़ा से। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि उसके दो ही सब स्कूल थे, तो और कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो आंसर होता है हमारा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर हैज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, दोनों सही है, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेंटर एसोसिएटेड विद मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अकॉर्डिंग टू योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो ठीक है ना, मेवाड़ स्कूल में कौन सी पेंटिंग आती है? मेवाड़ स्कूल में पेंटिंग आती है हमारी मारूरागिनी। मारूरागिनी में अब उसका आर्टिस्ट कौन था? साहिबदीन। सो इसका आंसर हो गया साहिबदीन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उस्ताद मंसूर वॉज मेनली रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? उस्ताद मंसूर, तो उस्ताद मंसूर की वो वाली पेंटिंग है ये, बर्ड वाली, फैल्कॉन ऑन द बर्ड रेस्ट। इसका मैंने हिंट दिया हुआ है, उस्ताद मंसूर मतलब उस्ताद हमें मंजूर है, ओके, तो बर्ड उसकी बातें मान रहा है। हिंट हिंट याद कराया था मैंने ऐसा। सो अब ये कौन से स्कूल की है? ऑब्वियसली उस्ताद है, मतलब थोड़ा शेख टाइप का सीन है, तो ये मुगल स्कूल में आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेंटर बिलोंग टू द मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस? कौन सा मुगल मिनिएचर से आता है, मतलब मिस्किन है, निहाल चंद है, नैनसुख है, या फिर साहिबदीन है? देखो साहिबदीन तो आ नहीं सकता, वो राजस्थानी स्कूल से है। निहाल चंद भी हमारा राजस्थानी से है, तो अब कौन सा बच गया? नैनसुख और मिस्किन। एक काम करो, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना, ठीक है? फिफ्थ वाले एमसीक्यू का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, सारे दे देना, ठीक है? जो सही आंसर होगा मैं उसे लाइक कर दूंगी। सिक्स पार्ट पे मूव करते हैं। विच कलर इज यूज इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज अ सिंबल ऑफ वैलर एंड सैक्रिफाइस? तो ये तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है यार, सैक्रिफाइस मतलब ही पता लग जाएगा, वैलर का मतलब ही ह्यूज सैक्रिफाइस होता है। सो इसका कलर तुम्हें बताना है कमेंट में, ये भी कमेंट में, फिफ्थ और सिक्स तुम लोग कमेंट में बताओगे मेरे को, ठीक है? Next question, Hyderabad and Bijapur and Golconda were the three main centers of which school of miniature painting? हैदराबाद से तुम्हें अपना पता लग जाना चाहिए कि कौन सी की बात हो रही है। ये बात हो रही है डेक्कन स्कूल की, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद हमने पहले वाला क्वेश्चन नीचे किया हुआ है। सो हैदराबाद जो स्कूल जहाँ पर आ गया हैदराबाद गोलकोंडा, वहाँ पर डेक्कन स्कूल की बात होगी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूरे पेपर का। विच आर्टिस्ट डिड द वर्क ऑफ रेजिडेंस ऑफ बंगाल स्कूल? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी पेंटिंग से भी बिलोंग नहीं करता है। सो इसका आंसर भी तुम मुझे कमेंट में दोगे। सही आंसर को मैं लाइक कर दूंगी तो तुम पता लग जाएगा, और जिसने तीनों आंसर दिया मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगी, तो जो भी आगे वीडियोस देखेंगे ना उन्हें पता लग जाएगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन तीनों एमसीक्यूज के आंसर कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है? सो इसी के साथ हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें पेपर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मेरा मेन यहाँ पर टारगेट 6 मार्कर का ये बताना था कि तुम्हें गलतियाँ नहीं करनी है, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ का था, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज़ में, और ये था कि 2 मार्कर में तुम्हें कितना लिख के आना है। तो तुम्हें पता लग गया होगा 2 मार्कर में तुम्हें ज़्यादा नहीं लिख के आना है। 6 मार्कर भी दिख बड़े रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें डिवाइड कर दिया ना स्कूल वालों ने, सीबीएसई वालों ने, तो वो ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट का नाम और ये स्कूल का नाम, इनको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो एक एक वर्ड के आंसर है। अगर वो बोल देते हैं पूरी पेंटिंग एक्सप्लेन करो तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये 1 1 2 2 मार्कर करके तुम्हें नंबर एटलीस्ट स्टेप मार्क मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार।